आज वास्तव में उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वह बेहद खुश नजर आ रही थी। खुशी ऐसी थी कि सुबह जल्दी जाग गई और रेहाना के साथ मिलकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा लिया। फिर हवेली जाने के लिए तैयार हो गई। रेहाना का जरा भी दिल नहीं मान रहा था कि वह उसे साथ ले जाए, लेकिन आलिया पिछले 15 दिनों से जिद कर रखी थी कि या तो उसे हवेली ले जाया जाए या फिर वहां से उसकी पसंद की किताबें ले आई जाएं। रेहाना ने बस उसे चुप कराने के लिए कह दिया था कि हवेली में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, एक दिन ले जाऊंगी। और वही बात उसने दिल से लगा ली। तुम यहीं रुक जाओ आलिया, हवेली के लोग अच्छे नहीं हैं। रेहाना ने आखिरी बार कोशिश की। अम्मा, तुम न किताबें लाती हो न मुझे हवेली ले जाती हो। अगर हवेली ले जाओ तो ठीक, वरना किताबें ले आओ, आलिया ने जिद करते हुए कहा। घर की गरीबी ने रेहाना को उसे मैट्रिक से आगे पढ़ाने नहीं दिया, मगर आलिया को पढ़ने का जुनून था। यही शौक उसे हवेली की तरफ खींच रहा था। उसे सिर्फ किताबों से प्यार था। वह पढ़ना चाहती थी, सीखना चाहती थी। रेहाना का दिल बार बार बैठा जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी को हवेली क्यों ले जा रही है। हवेली के लोग, उनकी सोच, उनका रवैया, सब कुछ उसे हमेशा से खटकता था। हवेली में कदम रखते ही आलिया की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि हवेली इतनी खूबसूरत हो सकती है। बचपन में एक आध बार वह माँ के साथ आई थी, फिर सख्ती से मना कर दिया गया था कि वह यहाँ नहीं आएगी। एक अरसा हो चुका था। रेहाना का पति एक हादसे में अपाहिज हो गया था। उसके बाद घर का सारा बोझ रेहाना पर आ गया। पैसों की कमी, दवा दारू, घर का खर्च, सब कुछ उसी ने संभाला और तब से वह हवेली में काम करने लगी। अम्मा, आप इतनी बड़ी हवेली में रोज आती हैं, इतना काम करती हैं, मुझे साथ क्यों नहीं लाती? आपकी मदद भी हो जाएगी, आलिया ने मासूमियत से कहा। रेहाना उसकी जिद और बातों से तंग आ चुकी थी। मैं काम निपटा लूं, तब तक तुम फहद साहब के कमरे में जाकर सफाई कर लो। अच्छे से साफ करना, और वहीं किताबें भी रखी हैं, देख लेना। तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। यह सुनकर आलिया खुशी से झूम उठी और फौरन फहद साहब के कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह फिर हैरानी में पड़ गई। कमरा किसी महल से कम नहीं था। सफाई के बाद वह किताबों की शेल्फ की ओर बढ़ी। किताबें खोल खोल कर देखने लगी। कुछ लोग गुजर चुके थे, कुछ मशहूर लेखकों की किताबें भी थीं। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने अपनी पसंद की 2 किताबें उठाईं और जमीन पर बैठकर पढ़ने लगी। वह दुनिया और उसके माफिक से बेखबर हो चुकी थी, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। शौक की तीव्रता ऐसी थी कि उसे यह भी अंदाजा नहीं हो सका कि कब दरवाजा खुला और फहद साहब अंदर दाखिल हो गए। एक पल के लिए वे चौंक गए। शायद वह लड़की यहाँ पहली बार आई थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रेहाना की बेटी है। 17 साल की आलिया, सांवली सलोनी रंगत, तीखे नक्श और कंधों पर पड़ी मोटी चोटी। दुपट्टा ढलक कर गोद में आ गया था। वह किताब में डूबी हुई थी, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। फहद साहब की नजरें उस पर जम गईं। वे कुछ देर उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे उसके करीब आए। आलिया को पास किसी की आहट महसूस हुई तो वह चौंक कर खड़ी हो गई। घबराहट में दुपट्टा ठीक किया और किताब को अपने सीने से लगा लिया, जैसे कुछ छुपा रही हो। यहाँ क्या कर रही हो तुम? और तुम हो कौन? फहद साहब ने गंभीरता से पूछा। तो वह एक पल के लिए घबरा गई। उसकी माँ ने कहा भी था कि फहद साहब के कमरे में आने से पहले वहां से निकल आना, लेकिन वह अपने शौक में इतनी मग्न थी कि उसे ख्याल ही नहीं रहा। अब फहद साहब उसके सामने खड़े थे। मैं मैं रेहाना की बेटी हूँ, बड़े साहब। बस आपकी किताबें देख रही थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। उसका दिल चाहा कि वह इस लड़की के शौक को सराहता, लेकिन उसकी आंखों में उतरती हुई तिरस्कार ने आलिया को मौन कर दिया।
तुम जैसे छोटे लोग बड़े बड़े सपने देखते हो। अगर अपनी औकात के मुताबिक सपने देखो तो बेहतर होगा। किताबें वापस रखो और यहां से निकल जाओ। फहद साहब के लहजे में आलोचना और अहंकार साफ झलक रहा था। आलिया का दिल टूट गया। उस पल में दिल चाहा कि वह भी रेहाना की तरह कुछ कठोर कहे, लेकिन वह जानती थी कि सामने उसकी मां नहीं, एक शक्तिशाली आदमी खड़ा है। उसने चुपचाप किताबें वापस रखीं, दुपट्टा ओढ़ा और वापस जाने लगी। दरवाजे से निकलने से पहले उसने एक नजर फहद साहब पर जरूर डाली, जो पलटकर उसे ही देख रहे थे। फहद को आश्चर्य हुआ। वह लड़की, जो अभी तक पर्दे में थी, अब स्पष्ट हो चुकी थी। तत्परता, समझदार और गरिमावान। उसके दिमाग में कई विचार एक साथ चल रहे थे। वह किसी योजना पर अमल करना चाहता था। आलिया कमरे से निकलकर रसोई घर में आ गई और अपनी मां के साथ कुछ बर्तन धोने लगी। फिर वह नूरीन के कमरे में गई। नूरीन फहद की बहन थी, मुस्तैद और समवयस्क। नूरीन ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, नौकरों जैसा बर्ताव नहीं किया। उसे किताबें भी दीं। घर आकर आलिया ने किताबें वालिद शफीक को दिखाईं और बहुत खुश हुई। वह कुछ दिन उन्हीं किताबों में खोई रही, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि किस्मत उसे फिर से हवेली की ओर ले जाने वाली है। अगले दिन फहद साहब ने रेहाना को बुलाकर आलिया की तारीफ की। अच्छी बात है कि तुम्हारी बेटी को पढ़ने का शौक है। अगर तुम चाहो तो कुछ महीनों के लिए उसे यहाँ छोड़ दो। वह पढ़ लिख जाएगी, प्राइवेट परीक्षाएं भी दे सकती है। रेहाना उलझन में पड़ गई। साहब, मेरा पति अकेला है। बेटी घर में रहकर उसकी सेवा करती है। यह तुम्हारे लिए भी फायदेमंद होगा। मेरी बहन नूरीन भी उसकी मदद करेगी। यहाँ कोई उसे काम के लिए नहीं कहेगा। रेहाना चुप हो गई। दिल में डर था। उसने शफीक, अपने पति से बात की तो वह भी परेशान हुआ। वह हवेली के हालात से वाकिफ था, लेकिन बेटी के सपनों का भी ख्याल था। आलिया की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। माँ, अगर वे लोग मुझे पढ़ा दें तो मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। नूरीन बाजी बहुत अच्छी हैं। रेहाना और शफीक ने दिल पर पत्थर रखते हुए फैसला कर लिया कि कुछ महीनों के लिए उसे हवेली भेज देंगे। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो और रहने देंगे, वरना वापस बुला लेंगे। अगले दिन आलिया कुछ जोड़े समेटकर तैयार हो गई। अब्बा, चिंता मत करिए, मैं हर तीसरे दिन आपसे मिलने आऊंगी, और माँ तो वैसे भी मेरे साथ होंगी। हवेली में उसका स्वागत एक सादे से कमरे, स्टोर रूम में हुआ। फहद साहब ने रेहाना को तसल्ली दी कि उसकी बेटी के साथ सम्मान से पेश आया जाएगा। रेहाना को तसल्ली तो नहीं हुई, लेकिन चुप रही। पहले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे। हवेली का खुला माहौल, किताबें, आजादी, हर चीज आलिया के दिल को भा गई। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब सा होने लगा। वह स्टोर रूम में बैठी किताब पढ़ रही थी कि बाहर से चीखने की आवाजें आने लगीं। उसका दिल घबरा गया। माँ ने पहले दिन ही कहा था, बेटा, फहद साहब के परिवार के मामलों में हस्तक्षेप न करना। हम मेहमान नहीं, नौकर हैं। आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह आवाजें दिल दहला देने वाली थीं। किताब बंद करके वह दरवाजे के पास आई, लेकिन बाहर निकलना उसे उचित नहीं लगा। तभी उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक पल के लिए उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह डरते डरते दरवाजा खोलती है तो सामने फहद साहब खड़े थे, जो उसे कुछ अजीब नजरों से देख रहे थे। तुम्हें आवाजें नहीं सुन रही हैं? उन्होंने पूछा। वह बौखला गई और खामोशी से उनकी तरफ देखने लगी। तभी फहद साहब ने आदेश दिया, बाहर आओ और अली को संभालो। आलिया को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन फहद साहब के आदेश के आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह बाहर आ गई। लिविंग रूम में उसने पहली बार अली को देखा। लगभग 24 साल का युवा लड़का, शक्ल सब सूरत से हवेली का शहजादा लग रहा था, लेकिन उस समय उसकी हरकतें पागलपन जैसी थीं।
वह चीख रहा था, चीजें तोड़ रहा था, फर्नीचर बिखरा पड़ा था और उसके हाथों से खून भी रिस रहा था। आलिया यह सब देखकर कांप गई। फहद साहब उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अली बेकाबू था। तब फहद साहब की गरजती आवाज उसके कानों से टकराई। छोटे साहब को संभालो, उन्हें पानी पिलाओ और अपने कमरे में ले जाओ। आलिया थरथर कांपने लगी। वह खुद एक कमजोर सी लड़की थी और सामने एक ताकतवर नौजवान जो उस समय पूरी तरह होश में नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत की। कांपते हाथों से गिलास भरकर अली की तरफ बढ़ी का ली, लेकिन अली ने उसे देखते ही जोर से धक्का दे दिया। गिलास जमीन पर गिर गया और आलिया खुद भी गिरकर चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फहद साहब ने एक बार फिर कहा, दोबारा पानी लेकर आओ और अपने हाथों से पिलाओ। वह नहीं जानती थी कि यह कोई परीक्षा है या इम्तिहान, लेकिन डर उसके अंदर घर कर गया था। उसने फिर से गिलास भरा और अली के पास जाकर उसे पानी पिलाया। अली ने पानी पिया और थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन उसकी आंखों की लाल सुर्खी अभी भी भयानक थी। आलिया ने डरते हुए पूछा, मैं उन्हें कैसे उनके कमरे तक ले जाऊं? फहद साहब का लहजा कठोर हो गया। तुम इस घर में नौकरानी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। उन्हें संभालकर अपने कमरे तक छोड़ आए। ऐसा कहकर वह अपने कमरे की ओर चल पड़े और आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ रेहाना ने सच कहा था, हवेली की जिंदगी आसान नहीं थी। वह जिसे नरम दिल लोग समझ रही थी, हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। अली को संभालना और उसके कमरे तक ले जाना आलिया के लिए बहुत कठिन क्षण था, लेकिन वह यह सब कर गई। सिर्फ वही जानती थी कि उस पर क्या बीती। अली को सुलाकर जब वह स्टोर रूम वापस आई तो पूरी रात सो नहीं सकी। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी इज्जत, उसकी खुदी सब खतरे में है। सुबह जब रेहाना आई तो आलिया ने फैसला सुना दिया, माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर ले चलो। रेहाना ने राहत की सांस ली। कम से कम आलिया के सपनों का नशा खत्म हो चुका था। ठीक है, शाम को तुम्हें साथ ले जाऊंगी, तैयारी कर लो। आलिया खुश हो गई, लेकिन उसके दिल में अफसोस था। वह समझती थी कि हवेली वाले उस पर दया करेंगे, उसे पढ़ाएंगे, उसके सपने पूरे होंगे। लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। शाम को रेहाना उसे वापस ले गई। फहद साहब को बताना उचित नहीं समझा, लेकिन अगले दिन रेहाना को हवेली में बुलाया गया। किसने कहा था कि तुम उसे यहां से ले जाओ? फहद साहब का लहजा बेहद कठोर था। रेहाना ने घबराकर जवाब दिया, साहब, वह खुद जाना चाहती थी, मैंने मना नहीं किया। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि हमें बताए बिना कोई फैसला करो? रेहाना ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मेरी हिम्मत नहीं। मेरी बेटी अब अपने पिता शफीक के साथ घर में ही रहना चाहती है। फहद साहब ने क्रोध से भरी नजरों से कहा, अब वह घर में नहीं रहेगी। वह अब हमेशा के लिए हवेली में ही रहेगी। रेहाना की आंखें डर से फैल गईं। बड़े साहब, अगर उसने कोई गलती की है तो मैं उसकी ओर से माफी मांगती हूं। वह अपने आप घुटनों पर बैठ गई। फहद साहब का लहजा पहले जैसा ही कठोर था। मैं तुम्हें शफीक के इलाज के लिए 3 लाख रुपए दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बेटी का निकाह अली से करना होगा। यह सुनकर रेहाना जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। उसने तो समझा था कि हवेली वालों की मदद सिर्फ उनकी नेक नीयत है, लेकिन अब सच्चाई उसके सामने खड़ी थी। वह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी के शिक्षा के सपने के बदले हवेली वाले इतनी बड़ी कीमत वसूल करेंगे। अच्छी तरह सोच लो, लेकिन याद रखना, यह हमारा फैसला है और हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटते। अब तुम जा सकती हो। फहद साहब का लहजा कड़ा और निर्विवाद था। रेहाना को अंदाजा हो चुका था कि अगर वह इनकार भी करेगी तो कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं।
फहद साहब ने दिल ही दिल में यह तय कर लिया था कि वह अपनी बेटी का निकाह अली से करवा कर ही दम लेंगे, क्योंकि अली को संभालने के लिए किसी ऐसी लड़की की जरूरत थी जो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर सके। उस रात जब रेहाना घर पहुंची तो वह पूरी तरह टूट चुकी थी। जैसे ही उसने अपनी बेटी को गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शफीक भी हैरत से सब देख रहा था। अम्मी, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? लड़की का दिल पहली बार अपनी मां को इस हालत में देखकर कांप गया। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह अली से है। यह सुनते ही वह लड़की करंट खाकर पीछे हट गई। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? मैं अली से निकाह कैसे कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन यह बड़े साहब का हुक्म है और वे अपनी बात से पीछे नहीं हटते। उस रात उनके घर में जैसे शोक का माहौल था। उनकी एक ही बेटी थी और अब वह हवेली के मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही थी। शफीक बेबस था। उसे पता था कि अगर वह इनकार करेगा तो हवेली वालों का अंजाम भयानक हो सकता है। तुम्हारे अब्बा के इलाज के लिए बड़े साहब 3 लाख रुपए देने को तैयार हैं और उसके बदले तुम्हारा निकाह अली से होगा। सब कुछ सुनकर वह लड़की चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। उसके सारे सपने, उम्मीदें और जीवन का मकसद एक पल में बिखर चुका था। वह अली के बारे में जान चुकी थी कि वह किसी दिमागी बीमारी का शिकार है। उसके साथ जीवन गुजारना आसान नहीं होगा। शायद वह एक ही रात में उसे खत्म कर दे, लेकिन अपने माता पिता की खातिर वह सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार थी। शफीक दिल से इस फैसले के खिलाफ था, लेकिन सुबह जब उसकी बेटी ने खुद कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं निकाह के लिए तैयार हूं, यह कहते हुए उसने अपनी मां की आंखों में देखा। रेहाना खामोश रही। शायद उसकी बेटी के पास और कोई रास्ता नहीं था। बस आप इतनी रकम ले लीजिए और अब्बा का इलाज करवा दीजिए। मैं अपनी जिंदगी जैसे भी है गुजार लूंगी। बेटा, मैं तुम्हें इस तरह आग में जलता हुआ नहीं देख सकता। शफीक रो पड़ा। नहीं अब्बा, अगर मेरे मकदर में यही लिखा है तो यही ठीक है। मैं आप दोनों को फहद साहब के परिवार के सामने झुकता हुआ नहीं देख सकती। आलिया ने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला कर चुकी थी। अगले 2 दिन तक घर में निकाह की तैयारी होती रही। इसके लिए खूबसूरत कपड़े सिलवाए गए। आसपास की लड़कियां उसे खुशकिस्मत कह रही थीं, लेकिन हकीकत सिर्फ वह जानती थी। पूरे गांव के सामने फहद साहब ने निकाह की तकरीब रखवाई। सबको दिखाना था कि वे एक गरीब लड़की पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन अंदर की हकीकत हर समझदार व्यक्ति जानता था कि अली एक बीमारी में मुब्तला है, जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कुछ लोगों ने सोचा, चलो, लड़की को दौलत भी मिल रही है, और कुछ ने कहा, यह तो रेहाना और शफीक की कामयाबी है कि उनकी बेटी फहद साहब के परिवार में ब्याही जा रही है। निकाह के दिन उसे दुल्हन की तरह सजाया गया। वह अपने हाथों पर लगे मेहंदी में अली का नाम देखती रही। वह नहीं जानती थी कि वह व्यक्ति उसे जानता भी है या नहीं, या उसे इस निकाह का कोई शौर भी है या नहीं। लेकिन अब वह उसका पति था। अब उसे पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी थी। उसकी सांवली रंगत दुल्हन बनकर सोने की तरह चमक रही थी। शायद उसने जिंदगी में पहली बार इतना महंगा लिबास पहना था। गहने, कपड़े, मेकअप, सब कुछ कीमती था। हर नजर उस पर ठहर गई थी। जो भी था, लेकिन अली एक ऐसा व्यक्ति था जिसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह बीमार और खतरनाक है। रुखसती के बाद वह हवेली पहुंची। वही हवेली जहां कल तक वह नौकरानी थी। आज वह उसी घर की बहू बन चुकी थी, लेकिन उसे पैसों का लालच नहीं था। न ही वह ऐश ओ आराम की दीवानी थी, न ही उसे दौलत से मोहब्बत थी। उसे बस इज्जत चाहिए थी। अपने सपने पूरे करने थे और अपने रिश्ते का मान रखना था। उसने दिल में ही संकल्प कर लिया था कि जिस रिश्ते में बंधी है, उसके साथ वफादारी से निभाएगी। थोड़ी देर बाद उसे अली के कमरे में ले जाया गया।
कमरे में हल्की फुल्की सजावट थी, मगर ध्यान से देखने पर उसे अंदाजा हुआ कि वहां से हर वह चीज हटा दी गई थी जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती हो। न कोई नुकीला सामान, न कोई भारी चीज। शायद सबको अली से खतरा था, और वह खुद भी डरी हुई थी। वह साधारण दुल्हनों की तरह शर्माई हुई नहीं थी, बल्कि आने वाले समय से सहमी हुई थी। न जाने वह व्यक्ति उससे क्या सलूक करे। क्या यह रोमांटिक उर्दू उपन्यास एक संवेदनशील अनुवाद चाहता है? मैं सावधानीपूर्वक और संस्कृति के प्रति संवेदनशील अनुवाद करूंगा। पता नहीं वह उससे कैसी बात करे। कुछ ही देर बाद अली कमरे में दाखिल हुआ। वह नजरें झुकाए पूरी तरह से सिमटी बैठी रही। दिल बेतरतीब धड़क रहा था। अली आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके सामने आकर बैठ गया। काफी देर तक उसे खामोशी से देखता रहा। फिर जब काफी देर बीत गई और कोई बात नहीं हुई, तो आलिया ने आहिस्ता से नजरें उठाईं और बस देखती ही रह गई। वह इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसकी धड़कनों में बेतरतीबी आ गई। वह हैरत से उसे देख रही थी, और अली गहरी नजरों से सिर्फ उसे ताक रहा था। उसकी गर्म नजरों की तपिश आलिया को महसूस हो रही थी। वह रात कुछ अजीब सी थी। फिर अली ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। वह हैरत से बस उसे देखती रह गई। उसे लग रहा था कि वह सपने में है। क्या यह सच है, या वह किसी कहानी का हिस्सा बन चुकी है? अगर वास्तव में यह व्यक्ति ऐसा ही है, तो शायद वह दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। अली आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। फिर नरमी से उसके गहने उतारे, दुपट्टा हटाया और उसके बाल खोल दिए। वह उससे फुसफुसाते हुए कह रहा था कि वह कितनी खूबसूरत है। उसे अंदाजा हो गया था कि अली को उसके बारे में कुछ खास पता नहीं, बस इतना कि वह अब उसकी पत्नी है। ये पल, ये भावनाएं बिल्कुल किसी उपन्यास की तरह थीं, जैसे कोई राजकुमार आसमान से उतरा हो और आते ही उसकी धड़कनों पर कब्जा कर लिया हो। वह रात उसकी सोच से ज्यादा खूबसूरत थी। अली ने उसकी तारीफ की, उसे खूबसूरत कहा, और वह यह मानने लगी कि शायद वह वाकई खास है। अली ने उसके नरम हाथों को चूमा, उसकी गर्दन पर होंठ रखे, उसकी सांसों में विलीन होने लगा। वह लड़की जो जीवन में कभी किसी के करीब नहीं आई थी, आज पहली बार किसी की बाहों में सिमट गई। यह सब कुछ उसके लिए नया था, अजनबी था, मगर इन पलों में जो रिश्ता बुना गया, वह शायद हमेशा के लिए बन चुका था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी खामोशी में एक गहरा संबंध था। रात बीत गई। सुबह जब उसकी आंख खुली, तो वह छत को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वह रात, वे बातें, वह स्पर्श, सब सपना सा लगा। उसने करवट बदलकर अली को देखा, जो बहुत सुकून से सो रहा था। वह बहुत मासूम लग रहा था। आलिया ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके माथे से बाल हटाए, लेकिन जैसे ही अली ने आंखें खोलीं, वह चौंक गई। उसकी आंखों में एक अजनबीपन था, एक हैरानी। क्या हुआ? आप क्या देख रहे हैं? वह पूछ बैठी, और यूं नई सुबह की पहली डरावनी लहर ने उसके दिल में सवाल छोड़ दिए थे। वह नरमी से उसके करीब आई और आहिस्ता से पूछा, मगर अली ने डरकर उसे अपने से दूर धकेल दिया। वह घबराकर पीछे हटी और परेशानी से बोली, क्या हुआ अली? आपकी तबीयत ठीक है? वह दोबारा करीब आने लगी, लेकिन अली अचानक उतावली से उसकी तरफ बढ़ा और उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। अली खुद जमीन पर बैठ गया, बाल नोचने लगा और घबराहट में डूबा हुआ लग रहा था। फिर अचानक वह कमरे की हर चीज को तोड़-फोड़ कर अधम मचाने लगा। आलिया कुछ समझ न पाई कि एक पल में यह क्या हो गया, मगर वह शदीद डरा हुई थी। जिस सुबह का वह सपना देख रही थी, वह इतनी भयानक निकली जिसका उसे अंदाजा नहीं था। वह हिम्मत करके दोबारा उसके पास गई, मगर अली ने एक बार फिर झड़क कर दूर कर दिया।
तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? उसकी नजरें अजनबी हो चुकी थीं। आलिया की सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थीं। कमरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था और अली की चीखें हवा में गूंज रही थीं। वह घबराकर फहद साहब के कमरे की तरफ दौड़ी और दरवाजा खटखटाने लगी। फहद साहब तुरंत जागे और तेजी से अली के कमरे की तरफ भागे। उन्होंने आलिया से पानी लाने को कहा। वह तुरंत किचन से पानी ले आई। फहद साहब ने अली को पानी पिलाया और एक दवा दी। कुछ देर बाद अली बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। आलिया डर के मारे कांप रही थी। फहद साहब ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, पीर साहब कहते हैं कि अली पर एक जहरीला साया है जो वक्त बेवक्त उसकी हालत बिगाड़ देता है। ऐसे वक्त में तुम ही उसे संभाल सकती हो। अगर तुमने उसे अकेला छोड़ा तो शायद वह खुद को नुकसान पहुंचा बैठे। पीर साहब कुछ खास जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे थे और उन्होंने यकीन दिलाया था कि अली जल्द स्वस्थ हो जाएगा। वह खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। शायद वही एक रात थी जब उसने अली की मोहब्बत महसूस की थी। लेकिन उसी रात के बाद वह अली के लिए एक अजनबी बन गई थी। अगले 3 दिन वह अली के आस-पास ही रही, कभी दोस्त बनकर, कभी पत्नी बनकर। उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती रही कि वह उसकी साथी है, मगर अली न उससे बात करता और न उसे पहचानता। वह बात-बात पर भड़क जाता, खुद को घायल करने लगता, चीखता, बाल नोचता और उसका शरीर अकड़ जाता। अली की यह स्थिति एक मानसिक बीमारी की ओर इशारा थी, लेकिन हवेली के लोग किसी चिकित्सक से परामर्श करने की बजाय हर बार किसी नए पीर के पास ले जाते, जो सिर्फ दुआएं पढ़कर और जड़ी बूटियां देकर चले जाते। अली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 2 दिन बाद जब अली कुछ बेहतर हुआ तो आलिया ने फहद साहब से मायके जाने की अनुमति मांगी। मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगी। माँ तो अक्सर मिलने आती थी, लेकिन पिता की याद और उसकी चिंता आलिया को सताती थी। फहद साहब ने अनुमति तो दे दी, मगर साथ यह भी कहा कि सुबह सवेरे वापस लौटना होगा, क्योंकि अली की देखभाल और निगरानी के लिए कोई अन्य मौजूद नहीं था। सच्चाई यह थी कि वे लोग सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहते थे जो अली का ख्याल रखे, और इसीलिए आलिया से निकाह करवा दिया गया था। मायके पहुंचकर वह शफीक से लिपटकर रो पड़ी। जिंदगी के जो सपने उसने देखे थे, वास्तविकता उनसे बिल्कुल अलग थी। शफीक ने उसे सांत्वना दी कि एक दिन अली निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। अगर वह चाहें तो उसे किसी बड़े शहर के डॉक्टर से इलाज दिलवा सकते हैं, लेकिन वे अपनी पुरानी सोच के बंदी बने बैठे हैं। उसी रात वह अपनी सहेली सदरा के घर चली गई, जहां सदरा की बहन हना नर्स थी। आलिया ने उसे पूरी बात बताई और कहा, मैं चाहती हूं कि कोई अच्छा डॉक्टर अली को देखे, शायद वह बच जाए। हना ने एक मनोचिकित्सक डॉक्टर करण से बात की, जिन्होंने कहा कि अली शायद बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज है, जो पूरी तरह से इलाज योग्य है। यह सुनकर आलिया को पहली बार आशा मिली। अब वह चाहती थी कि किसी भी तरह फहद साहब को इस इलाज के लिए राजी किया जाए। लेकिन जब उसने बात की तो फहद साहब बिगड़ गए। पागल खाने में डालना चाहती हो? उनकी आंखों में गुस्सा था। आलिया घबरा गई। उसने अधिक कुछ नहीं कहा। वह जान गई थी कि अब सिर्फ राजनीति से ही कुछ हो सकता है। वह हवेली से निकलना चाहती थी, लेकिन उस शाम अली ने उस पर हमला कर दिया। तुम कौन हो? क्यों आई हो? अली ने उसका गला दबा दिया। अगर नौकरानी समय पर नहीं आती तो शायद वह मर चुकी होती। रात में वह रोती हुई अपना सामान लेकर हवेली से निकल गई, लेकिन बाहर फहद साहब की गाड़ी सामने आ गई। कहाँ जा रही हो? खुदा के लिए मुझे जाने दे, वह मुझे मार डालेगा। फहद साहब ने ठंडे लहजे में कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती। पीर साहब ने 3 महीने दिए हैं, वह ठीक हो जाएगा। तो फिर मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। मैं साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त करना चाहती हूँ। कुछ विराम के बाद उन्होंने कहा,
ठीक है, लेकिन नियमित कॉलेज नहीं जा सकोगी। निजी परीक्षा दोगी। नूरीन तुम्हारी मदद करेगी। यही उसे स्वीकार था। धीरे धीरे उसने नूरीन को अपने साथ जोड़ लिया। अब अली भी उसे पहचानने लगा था और अचानक दौरे कम हो गए थे। नूरीन के साथ वह अली को डॉक्टर करण के पास ले जाने में सफल हो गई। इलाज के बाद अली की स्थिति बेहतर होने लगी। डॉक्टर द्वारा दी गई दवा के साथ साथ आलिया ने उसे मानसिक रूप से भी सहारा देना शुरू किया। अब अली उसके पास रहता, उसे पहचानता और धीरे धीरे एक सामान्य जीवन की ओर लौट रहा था। अली और आलिया के बीच रिश्ता अब उस स्तर पर पहुंच चुका था जहां अली जब चाहता उससे निकटता स्थापित कर लेता। उनके बीच अब भावनात्मक गहराई आ चुकी थी। सिर्फ 1 महीने के इलाज के बाद अली की स्थिति में स्पष्ट सुधार आ गया था। पहले जो दौरे दिन में 1 या 2 बार आते थे, अब वे 15 दिन में सिर्फ 1 बार आते। अली मानसिक रूप से सामान्य लोगों जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने रिश्ते को बहुत महत्व देता था। वह नूरीन से भी प्रेम करता था और अपने करीबी लोगों के सामने खुलकर व्यक्त करता, लेकिन बाहर के लोगों से बात करते हुए झिझक महसूस करता। यही कारण था कि आलिया हमेशा उसे ऐसी परिस्थितियों से दूर रखती और हर मौके पर खुद आगे बढ़कर मामले संभालती। साथ ही वह अपनी शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दे रही थी। नूरीन हर कदम पर उसका साथ दे रही थी, जिस पर आलिया को दिल से खुशी थी। वह जानती थी कि अगर नूरीन उसके साथ न होती, तो वह अकेली कुछ भी नहीं कर पाती। इतना समय हवेली में बिताने के बावजूद वह हवेली के माहौल और कठोर नियमों में खुद को ढाल नहीं पाई थी। उनकी पुरानी सोच और परंपराएं उसे उलझन में डाल देती थीं। घर फहद साहब और मिशाल के बीच संबंध दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे और फहद साहब ने कुछ समय के लिए अली को भी नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने अली में स्पष्ट बदलाव देखा, तो वे चकित रह गए। अगले महीने आलिया ने फिर से नूरीन के साथ मिलकर अली को डॉक्टर करण के पास ले जाया और लगभग 5 महीने में अली की तबीयत लगभग पूरी तरह से सुधर गई। अब उस पर दुरावों की स्थिति लगभग समाप्त थी। आलिया पहले की तरह उसके इतने करीब नहीं रहती थी। अब अगर अली उसके करीब आता भी, तो वह झिझक जाती थी। उसे महसूस था कि उनके बीच एक दूरी है, एक अंतर है। इस दौरान अली ने भी खुद को पीछे कर लिया था। वह अब इस रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहा था। एक दिन फहद साहब ने रेहाना को अपने कमरे में बुलाया। 2 दिन पहले आलिया रेहाना बेगम के घर गई थी, ताकि आने वाले परीक्षाओं की तैयारी शांति से कर सके। अली ने खुद उसे अनुमति दी थी, क्योंकि आलिया का इरादा था कि परीक्षा देकर ही वापस आएगी। रेहाना बेगम के कमरे में आते ही फहद साहब ने ऐसी शर्त रखी जिसने उन्हें हैरान कर दिया। पहले मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम्हारी बेटी इस घर में आए। अब मैं तुम्हें मनचाही राशि दूंगा ताकि वह इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। रेहाना परेशानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं बड़े साहब? यह मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और अली उसका पति है। फहद साहब ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम अपनी हैसियत अच्छी तरह जानती हो। अब जब अली पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है, तो मैं उसके लिए एक अच्छे परिवार की लड़की लाना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी जैसी नहीं। उसी क्षण दरवाजा खुला और अली अंदर प्रवेश किया। आइए छोटे शहजादे, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी। वह समय अलग था जब हमें तुम्हारी जिंदगी में यह लड़की लानी पड़ी, लेकिन अब समय बदल चुका है। अली पूरे विश्वास से रेहाना की ओर देखकर बोला, बैठिए आंटी, आप क्यों खड़ी हैं? फिर अपने भाई की ओर मुड़कर बोला, आप जानते हैं कि ये मेरी सास हैं। इस रिश्ते का लिहाज जरूरी है। फहद साहब का लहजा कठोर हो गया। तुम कुछ समय के लिए इसकी बेटी को तलाक देकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। अली ने दृढ़ लहजे में कहा, आप फिर गलती कर रहे हैं भाई। मैं इस लड़की के बिना कैसे जा सकता हूँ, जिसने मुझे जीने का कौशल सिखाया?
वह लड़की जो अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। यह सुनकर रेहाना और फहद साहब दोनों स्तब्ध रह गए। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अली और आलिया का रिश्ता इस मुकाम तक पहुंच चुका है। इस राज को अली को उस दिन पता चला जब उसने आलिया की डायरी पढ़ी। आलिया अपने मायके जा चुकी थी, लेकिन कमरे में उसकी उपस्थिति का एहसास अभी भी बाकी था। अली ने उसकी डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। यह लिखा था, मुझे नहीं पता कि हमारा साथ कहाँ तक जाएगा, लेकिन उनकी निशानी मेरे पेट में है और इसी एहसास के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। अली नम आंखों से डायरी बंद किए बैठा रहा। फिर वह नौरीन के पास गया, जिसने सच्चाई बयान की कि कैसे उसने और आलिया ने मिलकर उसे डॉक्टर के पास ले जाया, इलाज कराया और सब कुछ छुपा कर रखा। अली ने नौरीन को गले लगाया और उसके माथे पर चुंबन दिया। वह जानता था कि उसकी बहन ने उस पर एहसान किया है। अब समय था कि वह आलिया का साथ भी उतने ही विश्वास से दे। फहद साहब भी खामोश हो गए। वे आलिया से तो छुटकारा चाहते थे, मगर अपने भाई की औलाद को कभी नहीं छोड़ सकते थे। उस दिन आलिया अपना आखिरी पर्चा देकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकली तो सामने अली को बाइक पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। वह सफेद शर्ट में चश्मा लगाए बिल्कुल फिल्मी हीरो लग रहा था। आलिया बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। वह बाइक लेकर उसके करीब आया। महोदया, क्या आप सिर्फ देखती रहेंगी या पीछे बैठेंगी भी? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? आलिया ने हंसते हुए पूछा। जहां मैं ले जाऊं, अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बाइक पर बैठ गई। अली ने सावधानी से बाइक चलाई और उसे एक खूबसूरत रेस्तरां ले आया, जहां दोनों के लिए खास इंतजाम था। आलिया आश्चर्य से चारों ओर देख रही थी। मेरी जिंदगी में आकर उसे खूबसूरत बनाने का धन्यवाद। मैं उम्र भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। आलिया ने उसके हाथ थाम लिए। आप मेरे पति हैं, यह मेरा कर्तव्य था। अली ने गंभीरता से कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं रहा। क्या मतलब? आलिया को एक पल के लिए लगा जैसे कोई असामान्य होने वाला है। मतलब ये कि अब मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, बल्कि एक नन्हे मेहमान का बाप भी बनने वाला हूं। वह शर्म से नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी। अली ने उसके चेहरे की चमक देखी और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वास्तव में जिंदगी तभी खूबसूरत होती है जब आपका साथी कदम दर कदम साथ चले। जब साथी साथ हो तो कायनात भी साथ हो जाती है। और यही कुदरत का कानून है, यही प्रेम का सिद्धांत भी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।